हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप जानते हैं 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया और बजट हमारे यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट के अंदर कुछ हाईलाइटेड डाटाज हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो हर साल पेपर में पूछी जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं बजट के रिगार्डिंग वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम ट्राई करेंगे बजट को हम 15 से 20 मिनट तक सम अप कर दें। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 15 मिनट तक बजट का पूरा समरी दे दूं आपको। ठीक है, मेनली 15 से 20 मिनट तक का ये वीडियो हो सकता है, बट इस वीडियो के बाद, इस समराइज वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या देखने वाले हैं बेसिक्स रिगार्डिंग बजट, जो हम फटाफट क्विक रिकैप करेंगे। हमको ऑलरेडी पता है। बजट का कुछ डाटा देखेंगे। ठीक है, बजट के अंदर क्या क्या इंजन्स थे वो देखेंगे। फिस्कल टारगेट्स देखेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ रिवीजन हुआ है तो वो देखेंगे। और कुछ मिसलिनियस पॉइंट देखेंगे। सबसे पहली बात, बेसिक रिगार्डिंग बजट। क्या बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? नहीं, बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन हमारा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मेंशन है। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 ये किसके रिगार्डिंग है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक का एक स्टेटमेंट होता है, वैसे ही हमारी कंट्री का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कितना इनकम आया है, मतलब कितनी कमाई हुई है या कितना रिसीट्स है, और कितना एक्सपेंडिचर गया है वो हम देखते हैं। कितनी कमाई हुई है और कितना खर्चा हुआ है। ये सब स्टेटमेंट एक पासबुक है, उसमें रिकॉर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मजे की बात यह है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर 1 साल का डाटा नहीं होता, इसमें मेनली हमारा 3 साल का डाटा रहता है। जैसे 1 फरवरी 2026 को अगर आपका बजट पेश हो रहा है तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर अपना कब से चलता है? अप्रैल टू मार्च। इस साल के अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक अपना चलता है। फर्स्ट ऑफ अप्रैल से 31 ऑफ मार्च तक ऐसे चलता है। तो एक बजट के अंदर 3 साल का डाटा होता है। जैसे अगर मैं 26 की बात कर रहा हूँ तो उसमें डाटा होगा हमारा किसका? 24-25 का, 25-26 का, और 26-27 का। जो 26-27 का डाटा होता है, जो अपकमिंग डाटा है, जिसको हम कहते हैं एस्टिमेट डाटा। क्या कहते हैं? एस्टिमेट डाटा। डोंट वरी, मैं आपको सारे डाटा दिखाऊंगा भी। इसको हम कहते हैं एस्टिमेट, जो हम अनुमान लगा रहे हैं। हिंदी में बोले तो अनुमानित। जो हमको इसको क्या कर रहा है? जो अनुमान लगा रहे हैं। 24-25 का जो डाटा होता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डाटा, जो फिक्स है, जो हमने पहले अनुमानित कराया था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा, क्योंकि 24-25 वाला साल तो खत्म हो चुका है ना। एक्चुअल डाटा अब हमारे पास है कि 24-25 में हमने कितना खर्च किया और कितना हमारा इनकम था। तो 24-25 वाला होता है एक्चुअल वाला, 26-27 वाला होता है एस्टिमेट वाला, और 25-26 वाला होता है प्रेजेंट वाला। ठीक है, तो ये 3 तरह की 3 साल की स्टेटमेंट्स होती है। कितने साल की स्टेटमेंट्स होती है हमारी? 3 साल की। कौन कौन सी? 24 की, 25 की, 26 की। बट हम 24-25-26 ना बोल के उनको एज ए फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट नाम का वर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इवन आपको बताऊं कि अगर बजट की बात करें तो बजट के रिगार्डिंग हमको कुछ एक आर्टिकल याद करने पड़ते हैं। जैसे आर्टिकल 1110 जो मनी बिल के रिगार्डिंग होता है। आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग होता है। आर्टिकल 114 जिसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएट बिल, मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। अप्रोप्रिएट बिल क्या होता है स्टूडेंट? जो सरकार है, सरकार यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बिना पार्लियामेंट की परमिशन के एक भी पैसा विड्रॉल नहीं कर सकती। मतलब सरकार बिना संसद की अनुमति से 1 रुपया भी विड्रॉल नहीं कर सकती। जो गवर्नमेंट है विदाउट हैविंग अ परमिशन ऑफ पार्लियामेंट 1 रुपया भी निकाल नहीं सकती। सबसे पहले 114 एक आर्टिकल होता है 117, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल बिल। इसके भी होते हैं 1171 और 1172, है ना। ये सब पार्ट्स होते हैं जो किससे रिगार्डिंग बात करता है कि कोई नया टैक्स सिस्टम तो नहीं आया है। ठीक है, टैक्स स्लैब में कुछ चेंज तो नहीं आया, तो उसके रिगार्डिंग अपना आर्टिकल 117 है। और 1110 किसके रिगार्डिंग है? मनी बिल के रिगार्डिंग है।
आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आर्टिकल 108 किसके रिगार्डिंग है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ठीक है, अगर मैं बजट की बात करूं, हिस्ट्री ऑफ बजट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री ऑफ बजट स्टार्ट होती है मतलब आज़ादी से पहले भी, पहले से, आज़ादी से पहले सन 1860 में, 1860 में जेम्स विल्सन जो थे वो सबसे पहली बार इंडिया के अंदर क्या लेके आए थे, बजट लेके आए थे। कौन लेके आए थे? जेम्स विल्सन। कब लेके आए थे? 1860 में लेके आए। फिर 1921 में हमारा क्या हुआ, एक रेलवे बजट आया एंड एक जनरल बजट आया। आपको पता है रेलवे के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो 1921 से हमारे देश में क्या आने वाला कि रेलवे के लिए अलग बजट हो गया और जनरल बजट अलग होने लग गया। ठीक है, और ये सिस्टम चलता रहा। रेलवे के अंदर भी आपको पता है ट्रैक्स, ट्रेन, इन सब में बहुत खर्चा खर्चा होता है। तो एक रेलवे बजट अलग हो गया और एक जनरल बजट अलग हो गया। आगे चलते हैं, आगे कहानी बढ़ती है स्टूडेंट 2017 पे, जब मोदी गवर्नमेंट का टेन्योर चल रहा था। उन्होंने क्या करा, इन दोनों बजट को मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया था। तो रेलवे और जनरल बजट भी अब मर्ज हो गया। आज के टाइम पे मेरे देश में सिर्फ एक ही बजट आता है, जो कब आता है? 2017 में आता है। अच्छा, 2017 में एक न्यू चीज भी हुई थी स्टूडेंट्स। पहले मेरे देश में बजट जो आता था वो मार्च में आता था। कब आता था? मार्च में आता था। अब मेरे देश में जो बजट आता है वो 1 फरवरी में आता है। ऐसा क्यों किया? वाई? इसका रीज़न क्या था? क्यों इसका मतलब ऐसा एक महीना पहले करने का क्या फ़ायदा हुआ है? क्योंकि बजट का जो प्रोसेस होता है बड़ा लेंदी होता है। अगर बजट के प्रोसेस में आपने टाइम बहुत लगा दिया, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि गवर्नमेंट बिना परमिशन के, पार्लियामेंट के, 1 रुपया भी निकाल नहीं सकती, है ना? एक भी रुपया यूज़ नहीं कर सकती। तो अगर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा बजट को पास होने में, उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट को डिफिकल्टी होगी काम करने में। इसीलिए अपन ने कि मार्च से करके उसको क्या कर दिया, फरवरी में कर दिया, ताकि बजट हमारा पास होते होते मई तक पास हो जाए हमारा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं बजट के रिगार्डिंग। तो जब मेरा देश आज़ाद होने वाला था, तो आपको पता है एक इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट का बजट किसने पेश किया था? वो पेश किया था बच्चों हमारे लियाकत अली खान ने। किसने पेश किया था? लियाकत अली खान। ये वही लियाकत अली खान है जो पाकिस्तान के क्या बने पहले, क्या बने पाकिस्तान के हमारे फर्स्ट, पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम बने हमारे लियाकत अली खान। और इंडिया का पहला जो इंटरिम गवर्नमेंट का बजट था वो भी इन्होंने किया था। पर जब देश आज़ाद हुआ, जो पहली खुद की सरकार बनी, ठीक है, तब उस टाइम बजट किसने पेश किया था हमारा? 26 नवंबर 1947 में आर के शानमुकम शेट्टी। शानमुकम शेट्टी ने ये बजट कौन सा था, जो गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल क्या हो गई थी, बन चुकी थी, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, मतलब पाकिस्तान अलग हो चुका था और इंडिया अलग हो चुका था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्या हो चुके थे? अलग हो चुके थे। फिर क्वेश्चन ये आता है कि आज तक सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है? तो आप याद रखिएगा कि मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है हमारा, कितना? 10 टाइम्स। और सेकंड पोजीशन पे अब आ चुकी है निर्मला सीतारमन जी, जो अभी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी कितनी बार पेश किया है? 9 बार पेश किया है। उनके साथ पी चिदम्बरम, इन्होंने भी 9 टाइम यूज़ किया है। और थर्ड नंबर पे आते हैं अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। उन्होंने 8 बार पेश किया है। तो ये आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी अरेंज करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है ना वो जनरली पूछा जाता है। तो क्या देखना है, मोरारजी देसाई स्टिल 10 बार है, पर अगली बार भी अगर निर्मला सीतारमन जी बजट को पेश करती हैं तो वो मोरारजी देसाई की क्या कर लेंगी, बराबरी कर लेंगी। मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, निर्मला सीतारमन 9 बार कर चुके हैं, चिदम्बरम जी भी 9 बार पेश कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलो, मैंने आपको बता दिया 2017 के अंदर क्या हुआ, दोनों बजट को मर्ज कर दिया। पहले देश में रेलवे बजट अलग था, जनरल बजट अलग था। अब मेरे देश में सिर्फ एक ही बजट है। ठीक है, बजट से कुछ दिन पहले या फिर कभी कभी भी लोग बोलते हैं एक दिन पहले एक चीज आती है, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। क्या फर्क होता है एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट में? एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट में क्या डिफरेंस आता है? इकोनॉमिक सर्वे बात करता है पास्ट की, बजट बात करता है फ्यूचर की। इकोनॉमिक सर्वे काम करता है बैकबोन। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है किसके लिए?
बजट के लिए। तो ये भूमिका रेडी करता है, ये एक्चुअल काम करता है, ये डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक सर्वे मेनली काफ़ी लेंदी होता है, वॉल्यूमिनस रहता है, ये क्या रहता है, क्रिप्स रहता है और शॉर्ट रहता है। और हमारी लेक्चर तो क्या होने वाली है, इस शॉर्ट का भी शॉर्ट वर्जन होने वाली है, ठीक है। कौन प्रिपेयर करता है, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो चाहे आपका बजट हो, ये प्रिपेयर कौन करता है, ये हमारा प्रिपेयर करता है सिंपल सा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी अगर स्पेसिफिक मैं बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो एक बड़ा डिपार्टमेंट हो गया, है ना। वित्तीय मंत्रालय, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो क्या हो गया, एक बड़ा डिपार्टमेंट हो गया। उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये पेश करता है, ठीक है। मैंने बताया ना बजट के अंदर क्या क्या है, फाइनेंस बिल है, अगर कोई नया टैक्स सिस्टम आ रहा है, अप्रोप्रिएट बिल जो क्या बात करता है कि बिना पार्लियामेंट की परमिशन के, पार्लियामेंट भी ना बोलूँ तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँ बिना लोकसभा की परमिशन के आप 1 रुपया भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि से निकाल नहीं सकते अंडर आर्टिकल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 266, ठीक है। चलिए, इस बार की बजट का थीम क्या था, इस साल के बजट का थीम था हमारा कर्तव्य। क्या था, कर्तव्य। कर्तव्य 3 चीजों का, सबसे पहली बात सतत, सस्टेन एंड एक्सलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। हो क्या रहा है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। यूएसए और ईरान के बीच में इशू चल रहा है, सऊदी और यूएई में इशू चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के बीच में इशू चल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स को बड़ा ज़्यादा क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है, इकोनॉमी अच्छे से सस्टेन नहीं कर पा रही। तो इंडिया का टारगेट है कि हम एक्सेलरेटेड, जैसे हमारी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है वैसे ही हमारी इकोनॉमी कैसे ऐसे बढ़ती रहे, स्टेगनेंट ना हो जाए या नीचे ना आ जाए, तो हम एक्सेलरेटेड ग्रोथ की बात करते हैं। साथ ही साथ हम ग्रोथ के साथ हम बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब ऐसी ग्रोथ जो एनवायरमेंट को भी अपने साथ लेके चले। आपको याद होगा कि हमारे खुद के एक पंचामृत टारगेट्स भी हैं। उसके बाद में बात करूं, बजट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता की एस्पिरेशंस को, उनकी जरूरतों को दिखाए। साथ ही साथ बजट के अंदर हमने एक और कर्तव्य लिया है, सबका साथ सबका विकास, और ये तो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का मोटो भी है, सबका साथ सबका विकास। आप जानते होंगे बजट के अंदर एक डॉक्यूमेंट और आता है, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, उसको कहते हैं राष्ट्रकोषीय घाटा। बजट में हम ये बात करते हैं कितना कमाई हुई, कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। हम क्या चाहते हैं कि भाई कमाई ज़्यादा हो और खर्चा कम हो, पर एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। खर्चा हमारा ज़्यादा ही है क्योंकि देश में हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा है, स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो खर्चा जाहिर सी बात है ज़्यादा है। ऐसा ना हो कि खर्चा एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाए। मान लो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो खर्चा पे खर्चा करती जा रही है, तो इसका दबाव, इसका प्रेशर किस पे पड़ेगा, जो फ्यूचर में गवर्नमेंट आएगी उस पर पड़ेगा, ठीक है। मान लो अभी बीजेपी की सरकार है, फ्यूचर में कांग्रेस आता है, तो बर्डन किस पे आएगा, कांग्रेस पे आएगा। तो नेक्स्ट सरकार पे बर्डन आता है, इवन डायरेक्टली उस देश के लोगों पे भी बर्डन आता है अगर घाटा हो रहा है। तो उस घाटे को मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। ये टारगेट होता है कि हमको इससे ज़्यादा, मतलब एक्सपेंडिचर माइनस इनकम करता हूँ तो इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए परसेंटेज वाइज। तो जैसे हमने बात करी है 2025-26 में हमारा टारगेट था 4.4, हमने 4.4 तक, मतलब हमारा घाटा हमने देख लिया था। 4.4 किसका, ये जीडीपी का। मान लो जीडीपी अगर आपकी 100 करोड़ है तो उसका 4.4, मतलब आप 44 करोड़ आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 44 नहीं, सॉरी, 4.4 करोड़, है ना। अब हमने टारगेट क्या रखा है अगले साल के लिए, 2026-27 के लिए 4.3, मतलब आप अगर आपका जीडीपी अगर 400 करोड़ है तो 4.3 तक घाटा हो सकता है। घाटा मतलब आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा करो और इनकम कम करो। अब मैं आपको बता था ना, मैंने आपको बताया कि बजट नाम का शब्द तो नहीं है, तो क्या है, आर्टिकल 112 में क्या दिया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है। और इस स्टेटमेंट में 3 सालों की स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू, है ना, 3 इयर्स की स्टेटमेंट होती है। तो देखो
जैसे अभी ये बजट कब पेश हुआ आपका, 1 फरवरी 2026 को, है ना। तो आप देखो इसमें सबसे पहला जो डाटा मिलता है 2024-25 का, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल, ये फिक्स है, ये 100% एक्यूरेट है। 25-26 का डाटा जो होता है एस्टिमेट डाटा, ठीक है, और जो 26-27 का है वो अपन क्या करने वाले हैं, ये एस्टिमेट ना के ये प्रेजेंट है, इसको प्रेजेंट मानो, और ये है एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अनुमानित, अनुमानित मतलब ये वो डाटा है बच्चों जो हम आगे वाले ईयर के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हो, और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ही ये है। तो इसमें देखो आपको पता होगा बजट के अंदर एक रेवेन्यू साइड होता है, जो रेवेन्यू डील करता है डे टू डे से, जहाँ कोई असेट क्रिएट नहीं होता। कैपिटल डील करता है किससे, लॉन्ग टर्म से, जहाँ पे कोई असेट क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो मेनली डाटा है, आप देख लो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी कमाई हुई है, 35,000 अपना 35,33,000 करोड़, है ना। ये हमारी कमाई है कौन सी, रेवेन्यू रिसिप्ट 2026, मतलब इतना हम लोग कमाएंगे, ये अनुमान लगा रहे हैं ना, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कैपिटल, हम कैपिटल के थ्रू हम सोचें कितना कमाएंगे हम, 18,14,165 करोड़। ये हमारे क्या है, एस्टिमेट्स हैं, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो हमने कितना कमाया है वो आप देखिए, 16,33, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल है। हम अब इसको देखो, हमने फ्यूचर को क्या बोला है कि हम फ्यूचर में और ज्यादा कमाएंगे, 33 से हम 35,000 करोड़ पे आ चुके हैं, 16 से हम 18,000 करोड़ पे आ चुके हैं, ठीक है, 16 से हम 18 लाख पे आ चुके हैं। तो ये है, इसमें भी देखिए डेफिसिट्स, आपको याद होगा यूपीएससी ने 2025 में डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, है ना, फिस्कल डेफिसिट, इन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक दिन क्लास के अंदर मैं आपसे ये डिस्कस भी करूंगा कि क्या डिफरेंस होता है रेवेन्यू डेफिसिट में, है ना, इफेक्टिव डेफिसिट में, प्राइमरी डेफिसिट में, फिस्कल डेफिसिट में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आए थे पिछले साल 2, ठीक है। अब बजट में सबसे ज्यादा कौन से ऐसी मिनिस्ट्री है, ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसको सबसे ज्यादा क्या मिला है, पैसा मिला है। तो सबसे ज्यादा जो खर्चा हुआ है इस बार होने वाला है वो दैट इज ट्रांसपोर्ट। और आपको पता भी होगा सरकार ने बोला है, सरकार ने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हम एसेट्स क्रिएट करेंगे। एसेट्स मतलब सरकार का प्लान है कि नए नए रोड्स को क्रिएट करना, सरकार का प्लान है कि नए नए हॉस्पिटल्स को क्रिएट करना, सरकार का प्लान है नए नए स्कूल्स को क्रिएट करना। तो यहाँ वो सरकार बात कर रही है कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या करेंगे, 6 टाइम्स इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे हम, 6 टाइम इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कितना हो चुका है, सबसे ज्यादा हम लोग इस बार कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट में। फिर डिफेंस में, यूजुअली क्या होता है, डिफेंस वाला सेक्टर हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है, यूजुअली डिफेंस में हम सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं हम। बट इस बार हम जो हमने सबसे ज्यादा खर्चा किया है वो किस पे किया है, ट्रांसपोर्ट किया है। फिर डिफेंस, फिर हमने तीसरी इस बार थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल इंडिया में हम इंटरनेट पहुंचाने की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स जो पहुंचाने की बात कर रहे हैं, स्कूल्स पहुंचाने की बात कर रहे हैं। फिर होम अफेयर, होम अफेयर मेनली हम किससे डील करता है, इंटरनल सिक्योरिटी से डील करता है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर दोनों अलग हैं बेटा, है ना। तो आपको टॉप 4 याद करने हैं, डाटा याद मत करो, बट आप देख लो ट्रांसपोर्ट सबसे फर्स्ट आ रहा है, डिफेंस सेकंड पे आ रहा है, रूरल डेवलपमेंट आ रहा है, होम अफेयर आ रहा है, बस इतना याद करो। अब देखते हैं चलो कि भाई सरकार की इनकम हो कहां से रही है और सरकार का खर्चा एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है। तो अगर मैं इनकम की सबसे पहले बात करूं स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा सरकारी कमाई कहाँ से होती है, उधार से। हमारी गवर्नमेंट बढ़िया है, कमाई सबसे ज्यादा कहाँ से होती है, उधार से। खर्चा कहाँ करती है, उधार देने में। मतलब हम उधार लेते हैं और खर्चा भी कहाँ करते हैं, उधार देने में। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो बोरोइंग्स है मेरे देश में, है ना, वो सबसे बड़ा कमाई का साधन है। मतलब जैसे मेरे को मान लो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, है ना, 100 रुपये मेरे देश कमा रहा है, तो 24 रुपये तो उधार से ही आ रहा है, ठीक है। और मान लो मेरी गवर्नमेंट 100 रुपये ही खर्चा कर रही है, तो 100 रुपये में 22 रुपये कहाँ किसको दे रही है, वो स्टेट्स, राज्यों को दे रही है कि अपने राज्य को अच्छे सुशासित रूप से, गुड रूप से चला पाओ आप, है ना। तो सबसे ज्यादा मेरा जो इनकम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, बोरोइंग से हो रहा है। सेकंड मेरा जो इनकम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, दैट इज मेरा इनकम टैक्स। मेनली सैली पर्सनल लोग होते हैं, उन आपको पता ना, लास्ट ईयर 12, जिनकी भी इनकम 12 लाख तक है एनुअली, उन पे कोई टैक्स स्लैब नहीं होगा, जीरो टैक्स लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, तीसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। ये 3 मेजर सोर्स होते हैं हमारे किसका, इनकम का। चौथा कौन सा होता है हमारा, जीएसटी।
जो है हमारा कैसा है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है। बाकी हमारा कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, है ना, हमारा कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और हमारा इनकम टैक्स हो गया। ये दोनों हमारे कैसे हैं? डायरेक्ट है। कैसे हैं? डायरेक्ट है। फिर अब हमारा अमाउंट जा कहाँ कर रहा है? मैंने कहा ना, कमाई भी किससे? उधारी से। दे भी क्या रहे हैं? उधारी दे रहे हैं। किसको? स्टेट्स को हम अपना उनका शेयर दे रहे हैं टैक्स में, सबसे ज्यादा 22% हम उनको दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो मेरा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट पे। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जैसे मान लो मैंने लोन लिया, तो लोन में मैंने किसी से मूलधन प्रिंसिपल लिया, मुझे उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना। तो मैं इंटरेस्ट जो पे करता हूँ वो कितना है? सेकंड लार्जेस्ट। मतलब 100 रुपए में से 22 रुपए तो मैंने राज्यों को दिए, 20 रुपए मैंने किसको दिए? इंटरेस्ट पे करने पे निकाल दिए। ठीक है। और मेरा जो थर्ड लार्जेस्ट डेट इज मेरा कौन सा? डिफेंस। डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। फिर सब्सिडी और नॉट। सबसे पहले आपने क्या देखा? हम स्टेट्स को पैसा दे रहे हैं। सेकेंड हम किसको दे रहे हैं? हमारा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। थर्ड हमारा सॉरी स्कीम्स में जा रहा है। थर्ड किस में जा रहा है? स्कीम्स में जा रहा है। और फोर्थ हमारा जा रहा है किस में? डिफेंस में जा रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, फर्स्ट स्टेट्स, सेकेंड हमारा इंटरेस्ट, थर्ड हमारा स्कीम्स, एंड लास्ट हमारा डिफेंस सेक्टर। ठीक है। तो ये तो हमारा बजट का कुछ डाटा था जो हमको देखना था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि हमारे बजट के इस बार 6 पिलर्स की बात करिए। इन 6 पिलर्स पे हमारा बजट क्या है? टिका हुआ है। तो कौन कौन से? सबसे पहली बात, सस्टेनिंग ग्रोथ। ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सस्टेन करे, एनवायरनमेंट के साथ है। मार्केट के अंदर जो यूएस का प्रेशर है, चाइना के प्रेशर के कारण डिप ना हो, उसको कोई फर्क ना पड़े और आगे बढ़ती रहे। ठीक है। पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, जनता को बीच में सेंटर रख के होना चाहिए। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होनी चाहिए, जो शासन है वो शासन कैसा होना चाहिए? ट्रस्ट पे होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, सिंगल विंडो से सबको लाइसेंस मिल जाए, करप्शन कब हो, और घाटा भी क्या हो सके? मैनेज हो सके। सबसे पहला जो इस बजट का पिलर है, या बजट का जो मैं इंजन बोलूं, अगर ये रेलगाड़ी का इंजन है, वो क्या है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिगार्डिंग बहुत बात हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब वो सेक्टर जहां पे कुछ बनता हो, जहां कुछ क्रिएट होता हो। ठीक है। कोई गुड क्रिएट होता हो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जो बजट में एक चीज देखने को मिली, दैट इज लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव सेक्टर मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे लेबर से ज़्यादा काम करवाएंगे, मजदूर से ज़्यादा काम करवाएंगे, मशीन से कम। ऐसा क्यों करना चाहती है सरकार कि मशीन से कम काम करना चाहती है, लेबर से ज़्यादा, जिससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, रोजगार जनरेट हो सके। लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे सरकार का जो जोर है, जैसे टेक्सटाइल, है ना, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, स्टिचिंग वर्क हो गया, कटिंग हो गया, लेदर इंडस्ट्री के अंदर मैनुअल प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क पे, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहती है, एमएसएमई पे ध्यान देना चाहती है सरकार। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिटी, ना कि मशीन इंटेंसिटी। मशीन इंटेंसिटिव इंटेंसिव मतलब जहाँ पे मशीन का ज़्यादा यूज होगा। और हमने टारगेट भी ये रखा है कि हमारी जीडीपी का 25% किससे आना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आना चाहिए। किससे आना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। फिर फार्मास्यूटिकल में हमने बात करी है। आपने अगर कल शेयर मार्केट देखा होगा तो फार्मा सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे बूस्ट करें। ठीक है। तो बायो फार्मा शक्ति मिशन, इसके अंदर सरकार ने बोला है कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, ठीक है, फार्मा के अंदर हम 10,000 करोड़ पे क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट 5 ईयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और फार्मा के अंदर हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। कहाँ पे? यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। इसके अलावा सरकार ने एक चीज और की बात करी, दैट इज बायोसिमिलर। क्या? बायोसिमिलर मतलब आपने सुना होगा, कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट से बनी होती है, मतलब वायरस से, बैक्टीरिया से, ठीक है, या अपनी सेल से, यीस्ट से, इससे बनी होती है ना। दे आर मेड ऑफ लिविंग, नॉट द केमिकल। अब बायोसिमिलर मतलब ऐसी ऐसी मेडिसिन जो बायोलॉजिकल मेडिसिन के समान ही होंगी, बट उनसे ज़्यादा क्या होंगी? चीप होंगी, सस्ती होंगी। ठीक है। तो बायोसिमिलर्स क्या है?
हाईली सिमिलर कॉपीज ऑफ एक्सपेंसिव बायोलॉजिकल मेडिसिन। आजकल जो ये बायोलॉजिकल मेडिसिन आती हैं, ठीक है, जो मेनली हमारे किससे बनी होती है, सेल से। बायोलॉजिकल मतलब जिसके अंदर जान हो, सेल से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से, ठीक है, वायरस से, इनसे बनी होती है। तो उसी की तर्ज पे हम एक और मेडिसिन बनाएंगे, दैट इज बायोसिमिलर। क्या बनाएंगे? बायोसिमिलर। इस बायोसिमिलर के अंदर क्या होगा कि हम केमिकल्स का यूज ना करके सेम ऐसी बायोलॉजिकल वैक्सीन बनाएंगे या ऐसी बायोलॉजिकल मेडिसिन बनाएंगे, ठीक है, जिनसे उनकी सेफ्टी भी होगी और इफेक्टिवनेस भी होगी, और साथ ही साथ ये क्या होंगी, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होंगी उनकी जो बायोलॉजिकल अपनी मेडिसिन है, बट उनसे उतनी ही इफेक्टिव होगी और उनसे भी ज़्यादा क्या होंगी, चीप होगी। जब मैं क्लास में साइंस एंड टेक में ही पढ़ाता हूँ बायोसिमिलर, तो बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं जेनेरिक ड्रग्स से। आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहाँ पे आपको दवाइयाँ सस्ती या फ्री मिलती होंगी, पर उन पे टर्म लिखी होती है, इट इज कॉल्ड जेनेरिक ड्रग, ठीक है। जेनेरिक ड्रग और बायोसिमिलर में जमीन आसमान का फर्क है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जेनेरिक ड्रग मतलब वो ड्रग जो केमिकल से बन रहे हैं, बायोसिमिलर मतलब जिसके अंदर लिविंग सेल, पर्टिकुलर जो सेल्स होते हैं जहां पे लाइफ होती है, उनको अपन यूज करते हैं। जेनेटिक ड्रग में क्या होता है, जो महंगी दवाई होती है ना, जो एक्सपेंसिव दवाइयाँ आती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, लाइक टोरेंट की, सिप्ला की, उनकी एग्जैक्ट कॉपी होती है जेनेटिक ड्रग, बट वो चीप होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है वो गवर्नमेंट ने बाय कर रखा है। जेनेरिक जो दवाइयाँ होती है, जो हमारे सरकारी मेडिकल्स पे मिलती है या सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है, वो चीप इसलिए होती है क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है वो गवर्नमेंट बाय करती है और कंपनीज को बोलती है कि आप बनाओ, ठीक है, इसलिए वो चीप होती है। तो ये एग्जैक्ट कॉपी होती है उन एक्सपेंसिव दवाइयों की। पर जो ये बायोसिमिलर दवाइयाँ हैं, ये सिमिलर होती है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, इसलिए इसके नाम में क्या आ रहा है, बायोसिमिलर आती है। जो केमिकल और जेनेरिक ड्रग होता है वो काफी सिंपल होता है, वहीं बायोसिमिलर इसको बनाना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो सरकार का जोर इसी पे है कि हम कैसे भी करके बायोसिमिलर क्या बनाए, वैक्सीन बनाए, बायोसिमिलर वो बनाए, मेडिसिन बनाए। जेनेरिक दवाइयाँ वैसी सस्ती आती हैं, बट बायोसिमिलर जो दवाइयाँ हैं वो उनसे भी ज़्यादा क्या है, चीप है, सस्ती है। अगला सरकार का जोर जो है वो किस पे है, रेयर अर्थ मिनरल्स पे है। किस पे है? रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। देखिए, इनके नाम में अगर रेयर लग रहा है तो इनका मतलब ये नहीं कि ये बहुत रेयर पाए जाते हैं, भाई ये रेयर पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। रेयर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इनका एक्सट्रैक्शन है, जो इनका एक्सट्रैक्शन है मतलब जमीन से इनको जो निकालना है वो बड़ा मुश्किल है, टफ है, ठीक है। इनका एक्सट्रैक्शन करना बहुत ईजी नहीं है, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज लग जाती है एक्सट्रैक्शन करने में, जो इम्प्योरिटीज है उनको निकालने में बड़ा टाइम, वो बहुत इशू आ जाता है, ठीक है। तो बट रियर अर्थ मिनरल्स, इनका जो यूटिलाइजेशन है, इनका उपयोग है, वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, सोलर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इवन आप डाटा शॉक हो जाएंगे, 90 से 95% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में यूज़ होता है, स्पेस सेक्टर में यूज़ होता है, वो इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है अदर कंट्रीज के। क्या करता है? इंपोर्ट करता है अदर कंट्रीज से। स्पेशली हम बात करें चाइना से, जहां हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, वहीं चाइना ग्लोबली, ग्लोबली कह रहा हूं मैं, पूरा एशिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में चाइना की मोनोपोली है किसमें, रेयर अर्थ मिनरल्स में। और इंडिया 90 to 95% जो मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो चाइना से क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो सरकार ने बोला है कि हम ऐसे कॉरिडोर्स बनाएंगे, मेनली कहाँ पाया जाता है, कोस्ट एरिया में पाया जाता है, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पे हम माइनिंग, प्रोसेसिंग, R&D, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब करेंगे रिगार्डिंग किसके, रेयर अर्थ मिनरल्स के। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, ये ग्रुप है 17 स्पेशल एलिमेंट्स का, देख सकते हैं ये 4 8 12 और ये अपने 17। तो ये क्या है, ये 17 हमारे एलिमेंट्स हैं। रेयर इसलिए नहीं क्योंकि कम है, रेयर इसलिए क्योंकि इनका एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, बट इनका यूज जो है, यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सोचो ना, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स में इनका यूज हो रहा है, ठीक है, और सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स में इनका यूज हो रहा है, मोबाइल फोन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, मिसाइल्स, रेडार, स्पेस टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में रेयर अर्थ मिनरल्स बैकबोन है एक डेवलप कंट्री की, ठीक है। और यही
चाइना जो है वो यूएसए से क्या निकल जाता है, आगे निकल जाता है, क्योंकि चाइना के पास अभी मोनोपोली है रिगार्डिंग क्या, रेयर अर्थ मिनरल, मोनोपोली है चाइना के पास। अगला सरकार ने जो बोला है कि हम ट्रेड सिस्टम को क्या करने वाले हैं, मैंडेटरी करने वाले हैं। ट्रेड सिस्टम क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। इसको कैसे समझते हैं, देखिए एक शॉपकीपर है ना, उसने कुछ मैन्युफैक्चर करा है ना, और उसने मैन्युफैक्चर करके शॉप पे अलग अलग दुकानों पे सामान को बेचा, ठीक है, होलसेल वालों को, होलसेल शॉप्स पे बेचा, होलसेल की शॉप पे भेजा, एक मैन्युफैक्चरिंग करी उसने, मान लो किसी भी चीज़ का 1000 फ़ोन उसने बनाए, मैन्युफैक्चरिंग करे, ठीक है, और उसने होलसेल शॉप पे भेजा। और आपको पता होगा जो मार्केट है वो किस पे काम करता है, क्रेडिट पे, उधारी पे काम करता है। तो इन्होंने इससे प्रोडक्ट तो लिया पर इसको पैसा नहीं दिया, है ना, इससे प्रोडक्ट तो लिया पर पैसा नहीं दिया, पैसा बोला हम 2 महीने बाद देंगे, प्रोडक्ट बिकता है तो हम पैसा दे देंगे। अब इस बाइक को इसने 1000 प्रोडक्ट बना के तो बेच दिए, पर उसको दूसरे 1000 प्रोडक्ट भी तो बनाने होंगे ना, उसका पैसा कहाँ से मिलेगा उसको, उसका पैसा इसको देती है बैंक। अब आप बोलोगे सर बैंक क्यों देगी, होता क्या है, सरकार ने यहाँ पे एक सिस्टम बना दिया जिसको कहा ट्रेड। अब ये आदमी क्या करता है, इन दुकानदारों को क्या देता है, सामान देता है, बदले में अब सामान देगा तो बिल तो होगा, इनवॉइस तो होगा, बदले में जो ये इनवॉइस है, बिल है, जिसपे दुकानदार के साइन है, वो जमा करवाएगा बैंक के पास कि भाई बैंक देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास इन इन लोगों से ABC से पैसा आएगा और तुम उनसे वसूली कर लेना, तुम मुझे अभी क्या दे दो, उधार दे दो। और इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, तुम मेरे को अभी क्या दे दो, लोन दे दो। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं ट्रेड सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम, ठीक है। तो सरकार ने क्या बोल दिया है कि भाई MSME को तो हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने मैंडेटरी कर दिया CPSE, है ना, CPSE मतलब अपनी वो कंपनीज जैसे गेल, ONGC, जो सरकारी कंपनीज है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जैसे गेल, ONGC, IOCL, BPCL, जो बड़ा बड़ी सरकारी PSUs है, उनको बोला है कि आप ये यूज़ करना स्टार्ट करो। आप किसी इंडियन मैन्युफैक्चर से कुछ बाय करते हो तो उससे आप उसको आप क्या दो, इनवॉइस में इनवॉइस दो, और इनवॉइस से अपन क्या करेंगे, उसको ट्रेड्स के थ्रू लोन दे पाएंगे, है ना। तो जो MSME सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे क्या होता है, इनवॉइस जनरेट होता है, ये इनवॉइस ट्रेड सिस्टम पे जाएगा, और ट्रेड सिस्टम के बाद बैंक जो है वो इस इनवॉइस को बाय करेगा, और कुछ दिन के अंदर ही उस आदमी को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, और बाद में जो बैंक है वो पैसा किससे ले लेगा, उन शॉपकीपर से ले लेगा, ठीक है। मान लो इसको और इजीली समझाते हैं, लेट सपोज कि IOCL है जिससे अपन पेट्रोल डलवाते हैं, IOCL या HPCL है, इसको मान लो स्टील की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, स्टील की रिक्वायरमेंट है, तो इसने किसी इंडस्ट्री से स्टील ले लिया, मतलब टाटा से स्टील ले लिया इसने, उन्होंने अभी पेमेंट नहीं किया, तो टाटा ने इनको कुछ दिया, तो बदले में उन्होंने कुछ बिल तो दिया होगा टाटा को, टाटा ने वो बिल लिया, और बिल देने के बाद टाटा कहाँ चला गया, बैंक में चला गया, और बैंक बोला कि देखो बैंक, मैंने HPCL IOCL को अभी इतना इतना पैसा दिया है, मुझे लोन दो, बदले में तुम ये क्या ले लो, इनवॉइस, ये बिल ले लो, और तुम उनसे क्या कर लेना, वसूली कर लेना। तो बैंक बोलता है ठीक है, और बैंक उससे क्या लेता है, उनको लेन देता है, बाकी IOCL और HPCL से पैसा किसको मिलता है, डायरेक्ट बैंक को मिल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है, ट्रेड्स होता है। उसके बाद इस बार मैंने आपको बताया लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे सरकार का जोर है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे, तो सरकार क्या बोलती है कि नेशनल फाइबर स्कीम, यहाँ पे सिल्क, वूल, जूट, इनको बढ़ाने की बात करती है सरकार, ठीक है। महात्मा गांधी स्वराज इनिशिएटिव, जिसके अंदर हम खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने की बात करते हैं, जैसे जो हमारे लोकल आर्टिक्राफ्ट होते हैं ना, जो लोकल अपने एरिया के अंदर जो हैंडलूम्स हैं, या जो आर्टिक्राफ्ट बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाली है, हेल्प होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, जितने भी ये कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, थ्रेड्स पे, और मैं बात करूँ जितने ये एनिमेशंस वाले ग्रुप हैं, गेमिंग वाले ग्रुप हैं, ठीक है,
इनमें भी इनकम तो काफ़ी अच्छी है, एनिमेशन, गेमिंग, इन सब में। तो इनके रिगार्डिंग अब सरकार बोल रही है कि ये जो कंटेंट क्रिएशन है, एनिमेशन है, गेमिंग है, ये भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी, जिसके अंदर कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स ये सब आता है। तो सरकार बोल रही है कि हम क्या खोलेंगे, 15 से ज़्यादा सेकेंडरी स्कूल्स में ये सिखाएंगे, 500 कॉलेज में हम कंटेंट क्रिएशन का काम सिखाएंगे। साथ ही साथ एक कॉलेज सुना होगा आपने मुंबई के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, जैसे आपने अभी तक सुने होंगे आईआईटी, आईआईएम, वैसे एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, जहाँ पे सरकार ने बोला है कि हम इसको और क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे और इसकी सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ सरकार ने एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बढ़ाने की बात करी है। बोले हम कंपटीशन क्रिएट करेंगे, जो भी इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम चैंपियन एसएमई बोलेंगे, उसको हम और फंड करेंगे। तो एसएमई सेक्टर्स को प्रमोट करने की बात करी है। एसएमई ग्रोथ फंड बनाया है 10,000 करोड़ का सरकार ने। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया है जो 2,000 एक्स्ट्रा करोड़ और देगा। तो सरकार का एसएमई और एमएसएमई दोनों पे वो काफ़ी ज़्यादा क्या है इस बार इम्फेसाइज है। इवन एमएसएमई की क्या है, न्यू डेफिनेशन भी आई है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ लॉजिस्टिक, वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग, ठीक है। सरकार का फोकस भी है कि अब हम लोग कैसे शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, अभी तक तो हम क्या करते हैं, जो शिप्स का मेनली यूज करते हैं वो कहाँ से करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान बेचना होता है। अब सरकार क्या बोल रही है कि गंगा को अपन कनेक्ट करते हैं किससे, ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। रिवर्स को क्या करें, आपस में कनेक्ट करते हैं। अलग डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर ऑलरेडी सरकार बना रही है। फ्रिज कॉरिडोर मतलब आपको पता होगा, मालगाड़ी जो होती है ना, एक तो होता है पैसेंजर व्हीकल, एक होता है फ्रिज व्हीकल, मतलब मालगाड़ी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में पता नहीं 10-10 12-12 दिन लग जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने सेपरेट ट्रैक्स बना दिए हैं जिसको क्या बोला है, न्यू डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर। तो फ्रॉम दानकुनी टू सूरत एक प्रॉपर फ्रिज कॉरिडोर होगा, ठीक है। ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, जिससे क्या होगी, ट्रेन जो हैं वो इजीली गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह फास्टली क्या कर पाए, ट्रेवल करें। होता क्या है, एक पैसेंजर गाड़ी है, एक माल गाड़ी है, ट्रैक एक ही है दौड़ने के लिए, तो पहले पैसेंजर वाली निकलती है फिर मालगाड़ी निकलती है। अब पैसेंजर गाड़ियाँ भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा है, पैसेंजर इतने ज़्यादा हैं, तो ये मालगाड़ी को क्या होता है, खड़ा होना पड़ता है। आपको पता है एक मालगाड़ी इंडिया के अंदर 18 साल बाद अपनी डेस्टिनेशन में पहुंची थी, 18 साल। कितना शॉकिंग डाटा है। क्यों, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स ने उसको कभी जाने दिया। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, पैसेंजर्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर लोग हैं, सामान को हम इतनी प्रायोरिटी देते ही नहीं है। उसके साथ हमने नेशनल वाटरवेज में बता रहा हूँ, जैसे गंगा को ब्रह्मपुत्र से क्या कनेक्ट कर दिया शिप्स के थ्रू। जैसे एंशियंट टाइम में नहीं होता था कि भाई शिप्स के थ्रू इनलैंड, एक तो था इनलैंड होता है, एक होता है एक्सटर्नल। इनलैंड एक्सटर्नल मतलब कि चलो यूरोप से इंडिया सामान भेजना है, शिप के थ्रू भेज दिया, कार्गो के थ्रू भेज दिया, है ना, मर्चेंट नेवी के थ्रू भेज दिया। बट इनलैंड मतलब जो रिवर सिस्टम है उनको हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो वाराणसी, उड़ीसा, इन सबको एरियाज को हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन, सरकार बोल रही है कि हमको क्या बनाने, रेलवे पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, इस साल सबसे ज़्यादा हमने खर्च ही कहाँ करा है, ट्रांसपोर्ट पे। आप इस पूरे बजट में अगर देखेंगे तो आपको रेलवे, शिप्स, कॉरिडोर्स ये सभी दिखेगा। तो हमने मुंबई पूना, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ऐसे क्या बना दिए हम, डिफरेंट टाइप के रेलवे कॉरिडोर बनाए हैं, जिससे क्या हो सके, गुड्स इवन पैसेंजर का भी क्या हो सके, फास्ट मूवेबल हो सके, मूव कर सके, ठीक है। यहाँ पे हमने सिटी इकोनॉमिक रीजन, जहाँ पे हमने 50,000 करोड़ पर हर 5 साल में हमने क्या देना है, देने की बात करें, मतलब हर साल 1,000 करोड़, सिर्फ क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, किसको, रेल्स को, रेल कॉरिडोर्स को। आपने अब इकोनॉमिक सर्वे में हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया वर्ल्ड वाइड 7th लार्जेस्ट क्या हो चुका है, सर्विस सेक्टर हो जाए, 7th लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर बन चुका है। इंडिया 7th लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर बन चुका है, जहाँ पे हम आईटी, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। आयुष एंड हेल्थ, आयुष एंड हेल्थ, अभी इस बार हमने आयुष मंत्रालय को और ज़्यादा हॉस्पिटल देने की बात करी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाएंगे। कितने, 3
निर्मला सीतारमन ने बोला कि हम 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, आपने एम्स के नाम तो सुनी होंगे ना, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, वैसे हम आयुर्वेदा के रिगार्डिंग 3 नए इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं, ठीक है। WHO के जो सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करने वाले हैं, आयुर्वेदा में हम R&D करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आयुष का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। साथ ही साथ सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करी है, ठीक है। कैसा टूरिज्म? कल्चर टूरिज्म। आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन या महाजनपद का जब टाइम पीरियड था, तो जो जो साइट्स हमने ने उनको हाईलाइट करा, जैसे लोथल, धोलावीरा, राहीगिरी, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह, इनको हमने ऐसा टूरिज्म की तरह क्या करना है, प्रमोट करना है। यहाँ पे टूरिज्म, एंशंट जो हमारी हेरिटेज है उसको हमको क्या करना है, ग्लोरीफाई करना है, जिससे क्या हो सके, फॉरेन टूरिस्ट, इवन जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो भी क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके। मैंने बताया ना, पिछले साल 2023-24 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना दे रहे थे, 2.2 लाख करोड़, उसको अपन ने बढ़ा के कितना कर दिया, 12 लाख करोड़। इतना जगह हमने कैपेक्स को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। और ये बहुत ही यूनिक चीज है, मतलब सरकार का फोकस किस पे है, कैपिटल बिल्डिंग पे, मतलब किस पे, रोड्स पे, ट्रांसपोर्ट्स पे, इधर सरकार का फोकस है, रोड ट्रांसपोर्ट इधर सरकार का फोकस है ना। सरकार ने 6 टाइम इंक्रीज करा है, तो रोड्स, रेल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इन पे सरकार का फोकस है। साथ ही साथ हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, इंडिया के पंचामृत टारगेट्स है, इंडिया को 2047 तक क्या बनना है, विकसित भारत बनना है। और विकसित भारत तब बनेंगे जब हम लोग एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। 2070 तक हमको क्या बनना है, कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो वो सरकार के टारगेट है। 2030 तक हमको 500 गीगावाट किससे बनाना है, यूनिवल एनर्जी से बनाना है। तो इंडिया यहाँ बात कर रही है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, मतलब जो भी जितना भी CO2 का एमिशन हो रहा है पावर सेक्टर से, स्टील सेक्टर से, सीमेंट से, रिफाइनरी से, तुम CO2 को कैप्चर करें। अब CO2 को कैप्चर करना मतलब यहाँ तो हम अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट लगाएं बहुत ज़्यादा, या डिफरेंट टाइप के जो मेथड्स होते हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, उसको हम क्या करें, एनहांस करें। इवन डेनमार्क के साथ हम काम भी कर रहे हैं कि कैसे हम CO2 को क्या करें, कैप्चर करें। CO2 हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है ना, CO2 इज ए ग्रीन हाउस गैस, तो उसके कैप्चर पे हम काम कर रहे हैं, है ना। पावर प्लांट्स के पास ही आपने देखा होगा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स होते हैं, CO2 के जैसे ये थर्मल पावर प्लांट है जहाँ बिजली बन रही है, वहां से आप कोयला जला रहे हो तो CO2 निकल रहा होगा, तो बगल में हमने प्लांट लगा दिया जो CO2 को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। अफॉरेस्टेशन तो एक रीजन है ही। चलो, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। होपफुली मैंने कम टाइम में बजट को कंप्लीट करने का ट्राई किया है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट होती है स्टिल। इसके बाद आपको बजट के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बजट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।